को खोजा और अब हम चलते हैं चैटिंग की तरफ। मुझसे चैट करोगे? और अगर चैट करना है या नहीं करना है, उसके बावजूद आपको ये है क्या, इसका टेक्निकल पार्ट तो समझना होगा ही। शुरू करते हैं। चैट जिसे कि हम ऑनलाइन चैट कहते हैं, और इसके बारे में वेरी पॉसिबल कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। एक वर्ड में कहें तो, लेकिन ये मेथड हो जाएगा। ये मेथड है किस चीज़ का? कम्युनिकेशन। कहाँ पे? ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट ज़रूरी है। अगेन ये इंटरनेट सर्विस है और इसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, यानी कि रियल टाइम आपके मल्टीमीडिया मैसेजेस ट्रांसमिट किए जाते हैं। कहाँ से कहाँ? सेंडर से रिसीवर को। इसके बाद इसमें ऐसा करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन या फिर ऐप की ज़रूरत होती है और इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। आपके मैसेजेस जो हैं टेक्स्ट मैसेज भी हो सकते हैं, ऑडियो या वीडियो मैसेज भी हो सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप या तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर ग्रुप चैट भी कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मीन्स आप व्हाट्सएप से सिर्फ पर्सनली मुझे मैसेज कर रहे हो तो वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या पॉइंट टू पॉइंट चैट हो जाएगा। और ग्रुप चैट मतलब कोई भी फैमिली का ग्रुप बना लिया, फ्रेंड्स का ग्रुप बना लिया, वहाँ पे मैसेज पोस्ट कर रहे हो तो वो ग्रुप चैट कहलाएगा। अब इसके बाद कुछ पॉपुलर चैट एप्लीकेशन है, कम से कम 4 नाम तो आपको पक्का से याद होने चाहिए। तो एक तो स्काइप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक मत लिखना, फेसबुक मैसेंजर है एप्लीकेशन का नाम। और इसके बाद हो गया आपका डियर लर्नर, लास्ट लेसन में हमने ऑनलाइन चैटिंग की और इस लेसन में हम ईमेलिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। वैसे ये टॉपिक तो कुछ खास है नहीं नया, लेकिन उसके बाद भी इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसे आपको पता होना चाहिए और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। शुरू करते हैं। ईमेल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक वर्ड में कहें तो ये सर्विस है जिसमें कि आप डिजिटल मेल एक सेंडर रिसिपिएंट को भेजता है इंटरनेट कनेक्शन यूज करके। अब ये रिसिपिएंट क्या होता है? आप जिसको ईमेल भेजे ना, जिसको जो ईमेल रिसीव करेगा, उस बंदे को रिसीव करने वाले पर्सन को कहते हैं रेसिपिएंट, और आप भेजने वाले सेंडर हो गए। अब ईमेल भेजते वक्त आपके पास ये 5 फील्ड्स रहती हैं जिसमें से आपको चूज करना रहता है। अब टू में आप क्या लिखते हैं? जो रेसिपिएंट है जिसको वो ईमेल मिलना है उसका ईमेल एड्रेस आप टू में लिखते हैं। अब सीसी का फुल फॉर्म हो गया कार्बन कॉपी। तो ये कार्बन कॉपी क्या होता है? इसे इस्तेमाल करते हैं आप जो मेल भेज रहे हैं उसकी कॉपी भेजने के लिए रेसिपिएंट को। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी का मतलब क्या है? अब देखो, मान लो मुझे कल एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है और उसके लिए मुझे 10 kg फ्राइड चिकन चाहिए। मैंने एक कंपनी के मैनेजर को कॉल किया। ओ बाय द वे, उस कंपनी में 2 मैनेजर हैं, तो मैंने एक ही मैनेजर को कॉल किया और उससे कहा कि भाई मुझे ये ज़रूरत है मेरी। उसने कहा कि सर, ओ पावर कट हो गया है, देखते हैं कितनी देर रिकॉर्डिंग चलती है। उसने कहा कि सर, मैं आपको मेन्यू भेज रहा हूँ, हमारे पास फ्राइड चिकन में भी कई सारी वैरायटी है, आप उसमें से डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद जो भी आपकी चॉइस होगी आप उसे मेरे एम्प्लॉय को मेल कर दीजिएगा। अब मैंने जब उसके मेन्यू से जो वैरायटी है उसको सेलेक्ट कर ली, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है कि अपनी वैरायटी का डिटेल जो है उसके सिर्फ एम्प्लॉय को ही मेल करूं, यानी अपने ऑर्डर के डिटेल सिर्फ उसके एम्प्लॉय को मेल करूं। लेकिन ऐसा करने से एक खतरा है। क्या? मैं उसको मेल कर दूंगा और अगर उसने मेरा काम नहीं किया और ऐसे कह देगा कि मुझे तो कोई मेल ही नहीं आया था, तब मैं मैनेजर को क्या प्रूफ दिखाने जाऊंगा कि मैंने उसको मेल किया था लेकिन उसने मेरा काम नहीं किया? तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? 2 में जो एम्प्लॉय है मैनेजर का उसका ईमेल एड्रेस डालूंगा और सीसी यानी कार्बन कॉपी में जो मैनेजर है उसका ईमेल एड्रेस डालूंगा। ऐसा करने से क्या होगा? दोनों, वो मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों जब ईमेल को ओपन करेंगे ना, तो 2 के सामने क्योंकि एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, वो एम्प्लॉय देखते संग समझ जाएगा कि ये मेल उसके लिए भेजा गया है। और क्योंकि सीसी के सामने मैनेजर का ईमेल एड्रेस लिखा होगा तो मैनेजर देखते संग समझ जाएगा कि ये ईमेल जो है मैनेजर को एज अ प्रूफ या फिर कार्बन कॉपी के तौर पे भेजा गया है, लेकिन ये मेल उसको उसी के लिए नहीं भेजा गया है। ठीक है, तो ये मतलब होता है मेल, किसी भी मेल की कॉपी भेजने का। नेक्स्ट हो गया आपका
If an email is sent with multiple email IDs mentioned in CC field, then recipient shall be able to see email IDs of each other. मतलब, और by the way ये चीज़ 2 में भी अप्लाई होती है। ये जो 2 फील्ड है ना, अगर आप कई सारे लोगों को एक साथ मेल भेज रहे हैं तो जितने भी रेसिपिएंट हैं वो एक दूसरे की ईमेल आईडी देख सकेंगे कि ये मेल और किस किस को भेजा गया है। उसी तरह कार्बन कॉपी में भी है। कार्बन कॉपी में अगर मैंने जैसा आपको बताया था उस कंपनी के 2 मैनेजर हैं, तो अगर मैं कार्बन कॉपी में दोनों मैनेजर का नाम लिखकर, दोनों मैनेजर के ईमेल आईडी लिखकर भेज दूं, तो जब वो लोग ओपन करेंगे मेल को तो देख सकेंगे कि इस मेल की कॉपी और किस किस को यानी कि एक दूसरे की ईमेल आईडी को भी देख सकेंगे कि इन्हें भी भेजा गया है। इसके बाद BCC, बी फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और जैसा कि नाम है कार्बन कॉपी में आप देख सकते थे कि ये मेल और किस किस को भेजा गया है, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ऐसा नहीं है। इसे इस्तेमाल किया जाता है किसी को जब हमें सीक्रेटली मेल भेजना हो। मान लो कि जो कल का फंक्शन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, मैं अपने सारे रिलेटिव्स को सीक्रेटली वो फंक्शन में इनवाइट करना चाहता हूँ। पता ना चले कि भाई मैं फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, सब कोई जब वहां जमा हो जाएगा तब पता चलेगा कि अच्छा एक फंक्शन हो रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबका ईमेल एड्रेस अपने मेल भेजते वक्त जो BCC का फील्ड है ना, BCC लिखने की जो जगह है वहां पे सबके ईमेल एड्रेस लिखकर भेज दूंगा। तो उससे क्या होगा, जब सभी मेल को रिसीव करके ओपन करेंगे तो वो लोग उन लोगों को सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस नजर आएगा, लेकिन यही मेल और किस किस को भेजा गया है बाकी लोगों का ईमेल एड्रेस नहीं दिखेगा। द रेसिपिएंट्स, यहाँ पे देखो, द रेसिपिएंट शैल नॉट बी एबल टू सी ईमेल आईडीज ऑफ ईच अदर। तो ये उनको एक तरह से ब्लाइंड कर दिया जाता है। तो वही दैट्स द नेम, हेंस द नेम ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर इसके बाद हो जाता है सब्जेक्ट। तो भाई जूनियर क्लासेस से आप एप्लीकेशन लेटर लिखते आए हो और आपको मालूम है कि सब्जेक्ट का यूज किस लिए होता है। और हाँ, आप ईमेल को ओपन करते हो इनबॉक्स में, ओपन करने से पहले आपको वो सब्जेक्ट दिखाई देता रहता है। फिर इसके बाद बॉडी हो गई। बॉडी जो है किसी भी ईमेल का मेन पार्ट होता है, मेन बॉडी होती है। यहाँ पे आप हजारों कैरेक्टर्स के अपने मैसेज टाइप कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें इमेज, वीडियोस जैसे चीजें भी, डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। और इन्हें जब अटैच कर दिया जाता है अपने ईमेल से, तो ये मल्टीमीडिया फाइल्स, आपके इमेजेस, वीडियोस अटैचमेंट कहलाते हैं। इसके साथ ही एक चीज और ये पूछा जा सकता है कि अगर आपको अपने फ्रेंड को कोई फाइल ईमेल करनी है जो कि बहुत लार्ज है, तो क्या आप उसे ईमेल से सेंड करना चाहेंगे? तो इसका आंसर है नो। क्योंकि इसमें देखो 2 मेन प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये कि बड़ी फाइल को अपलोड होने बहुत टाइम लगेगा, और फिर जिसने ये फाइल रिसीव की है, मान लो उसका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तब तो भाई उसकी तो वॉट लग गई, उसे तो डाउनलोड पता नहीं वो बेचारा कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही अक्सर जो है ये जो मेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इन लोगों ने एक लिमिट बना दी है, जैसे गूगल की है 25 MB से बड़ी फाइल आप नहीं भेज सकते अटैचमेंट बनाकर। अगर आपको भेजना है तो आप गूगल ड्राइव में उसे अपलोड कर दो और फिर उसकी लिंक को बॉडी में टाइप कर जो अटैच करके फिर भेज सकते हैं। तो ये आपको बस इतना ही समझना था कि बड़ी फाइल को। डियर लर्नर, ईमेल के टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई बैंकिंग की तरफ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपने कितने बार कॉन्फ्रेंस कॉल किया होगा, उसके बाद भी जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड में कहें तो ये मेथड होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज ए मेथड, और इसमें क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेंट्स कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ये नॉर्मली पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट लोकेशंस में सिचुएटेड रहते हैं। ठीक है। अब ऐसा करने के लिए देखो यहाँ से सवाल बनते हैं, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है? वेल, 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। कंप्यूटर, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन नहीं, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और वेब कैमरा होना चाहिए। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिक्वायर्स कंप्यूटर डैश इंटरनेट कनेक्शन एंड वेब कैमरा, तो ध्यान रखना कि वहाँ फास्ट लगाना ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद कुछ ऐप्स जो आप ऐसा करने के लिए यूज़ कर सकते हो वो हो गए स्काइप, IMO, व्हाट्सएप एट्सेट्रा।
फिर इसके बाद होती है ई बैंकिंग, तो ये तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, अब जब दिया है सिलेबस में तो फिर से हम कर लेते हैं। तो देखना ये है क्या, एक वर्ड में कहें तो ये ऑनलाइन सर्विस है, ठीक है, एक तरह की इंटरनेट सर्विस या ऑनलाइन सर्विस है। और ये यूजर्स या कस्टमर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि आप कहीं से भी कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और अभी 16 दिसंबर से जबकि NEFT 24 घंटे अवेलेबल हो गया है, तब तो और आसानी से आप 24 घंटे ट्रांसफर कर सकते हो। डियर लर्नर, लास्ट लेसन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई बैंकिंग के बाद वक्त आ चला है कि हम स्टेप इन करें ई शॉपिंग और ई कॉमर्स के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ई शॉपिंग को और किस नाम से जाना जाता है जाने, जो कि हो गया इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग, क्वाइट इजी टू गेस। अब ये है क्या, ये ई कॉमर्स का एक हिस्सा या फिर एक फॉर्म कह सकते हो आप। इसमें होता क्या है, इसमें जो कंज्यूमर्स हैं वो गुड्स यानी कि सामान, सर्विसेज यानी कि सेवाएं, इनको खरीदता है सेलर से इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। और पेमेंट जो है आमतौर से ई बैंकिंग के जरिए दी जाती है, या फिर कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन रहता है ना। और इसमें इसका जो एक मेजर एडवांटेज है वो ये है कि कस्टमर आसानी से अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को खोज सकता है, उसे अच्छे रेटेड प्रोडक्ट आसानी से मिल जाते हैं, और खरीदने के बाद की जो सर्विस है वो भी बहुत अच्छी मिल जाती है, और प्रोडक्ट बहुत ही कम पैसे में भी मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो कम पैसे में भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अब ई कॉमर्स क्या हो गया, अब ई कॉमर्स भी एक ऑनलाइन सर्विस हो गई, ई शॉपिंग भी ऑनलाइन सर्विस है, ये भी ऑनलाइन सर्विस है, और इसमें रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, और इस डेफिनेशन को हमने साइबर एथिक्स में भी कवर किया था। इसमें क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को क्रिएट करने से लेकर उसे ऑनलाइन एग्जैक्ट डिटेल के साथ शोकेस करना रहता है, और उसका सेल को प्रोसेस करना रहता है। सेल प्रोसेस करने वाला हिस्सा बेसिकली ई शॉपिंग कहलाता है। तो ई कॉमर्स इज मच लार्जर देन ई शॉपिंग, या यू नो दैट ऑलरेडी। और ई शॉपिंग के एडवांटेजेस ई कॉमर्स में भी लगेंगे। अब इन दोनों के ही एप्लीकेशन क्या हो जाएंगे, तो ये जो एडवांटेज है हमने इंटरनेट सर्विसेज की स्लाइड में ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। पहला हो जाएगा ये स्टॉप, SHT इसका शॉर्टकट हो गया। स्टो से हो जाएगा स्टॉक, ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक। B फॉर बैंक नहीं जाना है आपको, है ना, नो नीड टू गो टू बैंक फॉर अपडेटिंग द पासबुक्स। फिर इसके बाद S फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, जो कि ये खुद ही है या फिर इसका एक छोटा सा हिस्सा है। फिर H फॉर हैबिट, यानी कि ये जो वेबसाइट्स होते हैं ई कॉमर्स के, ये कंज्यूमर के हैबिट को देखते हुए, उसे रिकॉर्ड करते हुए आपको आपके पसंद के प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है, जैसा कि अभी बताया गया, कंज्यूमर के हैबिट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो हैबिट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डेटा कलेक्शन होता है। तो ई कॉमर्स को डेटा कलेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर T फॉर टिकट्स, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अपने मर्जी से कई सारे एप्लीकेशन बना